तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ खबरें, कुछ ओपिनियंस, कुछ थेरीज और साथ ही मैं अपने खुद के अनुमानों के साथ आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिल सकते हैं। इसी वजह से निवेदन रहेगा कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के द्वारा एक पीस टॉक को आयोजित करवाया गया बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, और उद्देश्य सिंपल यही था कि यहाँ से सीज फायर को करवाया जाए, एक पीस डील स्टेब्लिश करवाई जाए, जिसके चलते भविष्य में इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वही हुआ जिसका अंदेशा हमें था। ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी पीस डील के लिए कोशिशें की गई, ये सारी विफल रही और वार्ता पूरी तरह से असफल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल्स अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। जेडी वांस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद इस बात को अनाउंस किया कि देखिए, वार्ता यहाँ पर विफल रही। कई सारे मुद्दों को लेकर सहमतियां पहले बताया जा रहा है कि बनती हुई दिखाई तो दे रही थी, लेकिन कुछ मामलों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में बातें बिल्कुल अटक सी गई। और निश्चित तौर पर हम लोग वो सारी चीजें जानते हैं कि मुद्दे क्या रहे होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे कि अमेरिका चाहता है कि ये इस तरह से ब्लॉक ना करे, और ईरान को तो चस्का लग गया है, उसे पता चल गया है कि यही कमजोर नब्ज है, इसे जितना दबाया जाए उतना प्रोटेक्शन ईरान को मिल सकता है। इस नब्ज को दबाए रखने से ईरान बाकी के देशों को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर सकता है और इसके चलते एक अपर हैंड ले सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। साथ ही यूरेनियम का एनरिचमेंट, हम सभी जानते हैं कि ईरान द्वारा इस बात की कोशिशें की जा रही है कि वेपन ग्रेड में बदलने के लिए यूरेनियम को और ज्यादा एनरिच किया जाए। वो 60% तक ऑलरेडी कर चुका है और आगे इसे वेपन ग्रेड तक ले जाने के लिए 90% क्रॉस करना चाहता है, जिसको लेकर सहमति नहीं बनी। अमेरिका चाहता था कि ना हो ऐसा, लेकिन ईरान चाहता था कि नहीं, हम तो ऐसा करेंगे। साथ ही मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम जो ईरान के द्वारा चलाए जा रहे हैं और लॉन्गर रेंज में मिसाइल्स तैयार की जा रही है, ये भी अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न है। वो नहीं चाहता कि इतनी लॉन्गर रेंज वाली मिसाइल्स ये लोग तैयार करें। इवन वो ये चाहता है कि अपने इस प्रोजेक्ट को ये लोग यहीं पर समाप्त कर दे। तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बनी और इस तरह से पाकिस्तान बनने चला था सुपर पावर, विश्वगुरु, और बनकर रह गया दलाल। डॉक्टर जयशंकर की बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने बिल्कुल वास्तविक कहा था। अंततः ये चीजें दलाली ही साबित हुई। पाकिस्तान के इतने प्रयासों के बाद भी नतीजा आपने देख लिया। और देखिए, ये पीस टॉक आप 21 घंटे चला लीजिए, 2 दिन चला लीजिए, ये तो विफल होना ही था, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी यानी इजराइल, उसे तो शामिल किया ही नहीं गया। इवन इजराइल तो लगातार ये कहते रहा कि पाकिस्तान के ऊपर उसे कोई विश्वास नहीं है, वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तो ऐसी परिस्थिति में ये फेल होना ही था। वहीं पर जो फ्रिक्शन पॉइंट है वो कई सारे बने हुए हैं। यहाँ पर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि देखिए, ईरान की तरफ से कुछ हद तक ढील चाहिए थी अमेरिका इजराइल को, ताकि ईरान के बाकी के प्रॉक्सीज को इस बीच साफ किया जा सके। और हमें देखने के लिए ये मिला कि जैसे ही 2 सप्ताह का सीज फायर अनाउंस होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, तत्काल उसके बाद इजराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर जबरदस्त स्ट्राइक की जाती है, जिसके चलते हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया जाता है। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ देने वाली ये स्ट्राइक्स थी। कहने का मतलब, अगर ईरान अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ रहा होता तो अमेरिका इजराइल को पूरा कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर करना होता, और ऐसी परिस्थिति में हिजबुल्लाह के ऊपर ये कार्रवाई असंभव थी और हिजबुल्लाह दूसरे फ्रंट से इजराइल के ऊपर उल्टा अटैक कर सकता था। तो कुछ थ्योरीज ऐसी भी है कि इन्हीं सबको ध्यान में रखकर ये 2 सप्ताह का सीज फायर कराया गया था, ताकि इन्हें थोड़ी छूट मिले और ये लेबनान को ठोक सके। इसके अलावा अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो देखिए, ये दुनिया भर के लिए समय नासुर बन चुका है। दुनिया भर की ऑयल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये मार्ग बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत हो, चाइना हो, यूरोपियन देश हो और बाकी दुनिया के अलग अलग देश हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसे बड़ी दादागिरी करते हुए ईरान के द्वारा ब्लॉक करके रखा है। इस पीस टॉक के विफल हो जाने के बाद भी लगातार ये लोग ब्लॉकेट करके रखेंगे। इस रास्ते पर ईरान द्वारा कई सारी माइनिंग करके रखी है, यानी अगर कोई जहाज यहाँ से गुजरता है तो निश्चित तौर पर वो इन माइन से टकरा कर डिस्ट्रॉय तक हो सकता है। अब कुछ थ्योरीज यहाँ पर ऐसी चल रही है, कुछ लोगों का ये दरअसल मानना है कि देखिए, कायदे से तो पूरी दुनिया ने मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कि देखिए, आप स्वयं अमेरिका इजराइल को ललकार रहे थे, आपने अपने संविधान में इस तरह का लिख रखा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य ही इजराइल की बर्बादी है, उसे खत्म कर देना है। तो जब आप खुद उनको युद्ध के लिए ललकार रहे थे इतने सालों से, अब जब वो वास्तविकता में आपके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आ गए, तो आप उनसे बहादुरों की तरह युद्ध लड़िए ना। आप भला कायरों की तरह दूसरों को टारगेट करने के लिए हॉर्मुज को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? वो पुरानी मूवीज में हम लोग नहीं देखा करते थे, जब विलन घिर जाता था तो वो किसी इनोसेंट को पकड़ लेता था।
उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख देता था और ये कहता था कि देखिए मुझे जाने दीजिए वरना मैं इस इनोसेंट को मार दूंगा। तो कुछ इसी तरह की चीजें यहाँ भी दिखाई दे रही है। और ऐसी परिस्थिति अगर ज्यादा लंबे समय तक चलती है, क्राइसिस बढ़ते हैं, तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त रूप से कार्रवाई हो सकती है, जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें अब नेटो देशों की भी एंट्री के बारे में बताया जा रहा है। वैसे साथ में थेरीज ये भी चल रही है कि देखिए ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और इसराइल के चलते दुनिया भर में फैले इस्लामिक लोगों का अच्छा खासा समर्थन इस समय ईरान को मिल रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देश ज्यादा बड़े स्केल पर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वरना इसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। उनके यहाँ रहने वाली इस्लामिक पॉपुलेशन उन्हें वोट नहीं करेगी वहां की सरकारों को। अगर ईरान की बजाय कोई दूसरा देश होता जिसका इस्लाम से उतना लेना देना ना होता, तो निश्चित तौर पर अभी तक हॉर्मुज को रोके जाने की वजह से कोई संयुक्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती थी। तो इस बात में भी काफी दम लगता है। लेकिन दलाल तो यहाँ पर चाइना भी साबित हुआ है। जी हाँ, क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है कि देखिए भैया, ये जो पीस टॉक पाकिस्तान करवाने की कोशिश कर रहा है, ये काम एक्चुअली पाकिस्तान का नहीं बल्कि चाइना का है। पर्दे के पीछे चाइना गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और वही पीस एस्टैब्लिश कराने की कोशिश कर रहा है जिसमें नाम पाकिस्तान को दिया गया है। जी हाँ, चूंकि अमेरिका और चाइना डायरेक्टली कोई ईरान को लेकर कोई पीस टॉक कंडक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से इन्होंने पाकिस्तान को इसके लिए चुना है, जो कि इस समय दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का भी एक तरह से प्रॉक्सी बना हुआ है और चाइना का प्रॉक्सी तो पाकिस्तान है ही है। तो पाकिस्तान के माध्यम से एक्चुअली चाइना और अमेरिका ही इस पीस टॉक को कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जिन देशों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है इसमें चाइना भी ऊपर आता है। क्योंकि देखो, ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को काफी बड़ा धक्का लगा है। चाइना यहाँ से पेट भरकर तेल और गैस खरीदता रहा है, इसके लिए इसे डॉलर भी नहीं चुकाने पड़ते, डिस्काउंटेड रेट पर अपनी ही करेंसी से वो बड़े स्केल पर तेल गैस खरीद रहा था, जो कि अब बंद हो चुका है। दूसरा व्यापार भी वो डॉलर की बजाय ईरान के साथ युआन में ही करता था, उसे भी धक्का लगा है। इसके अलावा जो BRI इनिशिएटिव है इनका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे भी काफी धक्का लगा है, क्योंकि ईरान BRI प्रोजेक्ट की एक मेन कनेक्टिविटी का हब बना हुआ था, जो कि युद्ध की वजह से अधर में लटका हुआ है। युद्ध के कारण कई सारे प्रोजेक्ट जिसमें रेलवे, रोडवेज और साथ ही पोर्ट डेवलपमेंट वगैरह के काम थे, ये भी जोखिमों में आ गए हैं। उसका जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि चाइना की जियोपॉलिटिक्स भी इससे काफी ज्यादा हर्ट हुई है, क्योंकि चाइना पश्चिम एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर संतुलन बनाकर रखना चाहता था। लेकिन ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसके सहयोगियों का दबाव उसके ऊपर पड़ने लगा है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, UAE जैसे जो चाइना के सहयोगी हैं, ये दबाव डाल रहे हैं चाइना के ऊपर। तो चाइना हर हाल में चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर रुक जाए और उसका बैलेंस बना रहे बाकी के अरब देशों और ईरान के बीच में। इसके अलावा चाइना की सप्लाई चेन भी इसकी वजह से काफी बाधित हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ा है, जो माल ढुलाई या शिपिंग को लेकर इंश्योरेंस किया जाता था, उसकी प्रीमियम्स भी बढ़ी है, जो कि चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर ही बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो कुल मिलाकर अगर ईरान युद्ध की बात की जाए तो चाइना को इससे बहुत नुकसान हुआ है, और तब ये नुकसान और ज्यादा लगने लगता है जब हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि वेनेजुएला में भी अमेरिका ने तख्ता पलट एक तरह से कर दिया। मादुरो, जो कि वहां के राष्ट्रपति थे, उन्हें उठाकर ये लोग अमेरिका लेकर आ गए बंधक बनाकर। वेनेजुएला के साथ भी ईरान वैसे ही रिलेशनशिप रख रहा था जैसे कि ईरान के साथ, तो एक साथ उसके हाथों से वेनेजुएला भी गया और साथ ही ईरान भी गया। तो यहाँ पर चाइना की बेचैनी भी देखी जा सकती है। इसी वजह से मानना यह है कि ये जो कुछ भी पीस टॉक की बात ये लोग कर रहे थे, इसके पीछे प्रमुख हाथ चाइना का है। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको विस्तार में बता दी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।